नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का ये मतदान चल रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अगर 1 बजे तक मतदान की बात की जाए तो 32.17% जो है मतदान हो चुका है। उड़ीसा का अगर बात करें, उड़ीसा में आपको बताएं 35.31% वोटिंग जो है वो अब तक हो चुकी है। बिहार में 1 बजे तक 34.62% मतदान जो है वो हो चुका है। तो 5वें चरण का मतदान सुबह से ही जो है लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी में 39.55% वोटिंग, जम्मू कश्मीर में 34.39% वोटिंग जो है अब तक आपको बता दें कि 1 बजे तक का जो समय है इसमें हो चुकी है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 27.78% तक जो है मतदान अब तक हो चुका है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण की 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह से मतदान हो रहा है। मुंबई की 6 लोकसभा सीट समेत महाराष्ट्र की 13 सीट के लिए वोटिंग जारी है। ये राज्य में चुनाव का आखिरी चरण है। यहां पर शिवसेना की श्रीकांत शिंदे और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ चुनावी मैदान में है। राज्य में अंतिम दौर के मतदान में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में है। महायुति गठबंधन में शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकपा शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और राकपा शरद चंद्र पवार इसमें शामिल है। वहीं अगर बात की जाए हॉट सीटों की तो यहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बीजेपी के टिकट से मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भारती पवार डिंडोरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। कपिल पाटिल भिवंडी सीट से बीजेपी के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक हैं। बीजेपी ने इस बार सीनियर वकील उज्जवल निकम को भी मुंबई उत्तर मध्य में चुनावी मैदान में उतारा है। तो 5वें चरण का मतदान मैं सभी को कहूंगी कि सभी लोग वोट करें और जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अभिव्यक्ति जो होती है हम लोग मतदान करके करते हैं। तो सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में आप लोगों का भी योगदान रहे, यह मेरा आपसे कहना है। सब लोग वोट करें। मैम, विपक्ष की बातों को आप किस तरह से देखती हैं? विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि बीजेपी हार रही है, 400 सीटें नहीं मिलेंगी। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में कभी भी फर्क नहीं रहा है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता 365 दिन जो है जमीन पर नजर आते हैं सभी लोगों के सुख दुख में। मैं समझती हूँ लोगों का पूरा विश्वास है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विश्वास, यह पूरा होते दिखेगा। तिबारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि हर जगह बयार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और जो यह आप विपक्ष की बात कह रहे हैं वह अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। महत्वपूर्ण चुनाव है ये। चुनाव देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। बार बार नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं 400 पार करना चाहते हैं क्योंकि वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए संविधान का संरक्षण करने के लिए, अपने प्रजातंत्र का संरक्षण करने के लिए आज जो मैं घर से बाहर निकली, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा कि सिलेंडर को नमस्कार करना, हमने सिलेंडर को प्रणाम किया। 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रणाम किया जो 2 गुना हो चुका है। मैंने सारी माताओं और बहनों को याद किया, सारे बेरोजगार युवाओं को याद किया और आज आकर वोट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ मुंबई का सब आकर भारी संख्या में वोट करेंगे। वो ध्यान रखेंगे कोविड में कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके खिलाफ काम कर रहा था। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे वोट लगातार वोट परसेंटेज कम पड़ रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो ऐसे में क्या करें? मैं बस यही कहूँगी, सब सारे सिटीजन्स को याद दिलाना चाहूँगी ये एक आपको अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है। और वो लोग जो संविधान को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी वोट को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए बारी है। आप भारी संख्या में आकर वोट करिए, अपने अधिकारों का पालन करिए, अपनी जिम्मेदारी देश के प्रति निभाएं। भारी संख्या में आकर वोट करें और मैं उम्मीद करती हूँ मुंबई जो पास्ट हिस्ट्री है, इलेक्शन हिस्ट्री है, वोटिंग हिस्ट्री है, उसको मात देगी और भारी संख्या में आकर वोट करेगी और वोट बदलाव शुरू करेगी। मैं देखिए पहली बार 45 वर्षों से हम लोग लगातार बैलेट बॉक्स पे रहे। मेरी फैमिली पहली बार हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक थोड़ा सा विचित्र अजीब सा फीलिंग है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने दिल के गहराइयों से मैं अपील करना चाहूंगा
तो पांचवें चरण के चुनाव में आपको बताएं कि महाराष्ट्र की 13 सीटों पर जो है सुबह से मतदान हो रहा है। लगातार जो है लोग अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं बढ़ चढ़कर, और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रणीत तिवारी जो कि मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इनके अलावा मेरे साथ जो है कमल किशोर जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव, और इनके अलावा डॉक्टर सुरजीत सिंह एडिटर इन चीफ मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। तो आप तीनों से मैं चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले प्रणीत, मुंबई में किस तरह की सरगर्मी दिखाई पड़ रही, क्योंकि मुंबई की जिन 6 सीटों पर आज चुनाव बेहद वो खास सीटें हैं। कि बिल्कुल मुंबई में सुबह से ही जो पहला 9 सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हुए, 11 से लेकर 12 बजे तक जो है जो युवा नागरिक है और जो वरिष्ठ नागरिक है उनमें काफी उत्साह देखने को मिला। लेकिन 12 बजे के बाद से धूप की वजह से जो है पोलिंग बूथ पर और अन्य जगहों पर जो है गर्दी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो है आंकड़े हैं धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। कुछ आंकड़े जो है जो नागरिकों का प्रतिशत है उसके ऊपर जो वोटिंग हुई है उसको लेकर कुछ आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। अगर मैं थाने की बात करूं तो थाने में लगभग 36% जो है वोटिंग की गई है, जबकि भिवंडी में लगभग 24% जो वोटिंग है वो की गई है। ये सुबह अगर देखा जाए तो जो पहले 4 घंटे थे उसमें केवल 3% वोटिंग जो है थाने से सामने आई थी, जबकि 12 बजे तक जो आंकड़े हैं वो 26% आंकड़े सामने आए हैं, जिससे ये नजर में आ रहा है कि लगातार जो है वोटिंग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वोटिंग खत्म होने को कुछ 6 घंटे रह गए हैं, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब 4 से 5% जो है आंकड़े और बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी जो है 4 से 5% जो है आंकड़े बढ़ सकते हैं। सुरजीत जी, जिस तरीके से हालांकि 5वें चरण का ये चुनाव है और आज जो है 5वां रण ये है जिसमें महाराष्ट्र की 13 सीटों पर तो ओडिशा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? और अब तक जो 4 चरणों में चुनाव हुए, आपको लग रहा है क्या ये 5वां चरण थोड़ा सा बदला सा है, थोड़ी सियासी सरगर्मी ज्यादा है क्या इसमें? देखिए सियासी सरगर्मी तो होना तो लाजमी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, 5वें चरण का चुनाव और आज खत्म हो जाना है महाराष्ट्र में, इसके बाद कोई चुनाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो लोकसभा चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल मान के चला जा सकता है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव दोनों में फर्क ये होता है कि लोकसभा चुनाव केंद्रीय मुद्दों को ध्यान में रख करके लड़ा जाता है, और आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, आजकल केंद्रीय मुद्दे भी पीछे छूट चुके हैं। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो अब केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जो अब नतीजे दिखेंगे, 4 जून को जो नतीजे दिखेंगे उसके संकेत जाहिर सी बात है मतदान के दौरान मिलने लगते हैं। और जिस तरीके से अभी प्रणीत जी बता रहे थे कि अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है, मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो मतदान का प्रतिशत बढ़ने का मतलब ये होता है, कई जगहों पर यह अनुमान लगाया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही अनसुलझा सा मामला इस साल हो गया है। अब क्यों हो गया है? वो इसलिए हो गया है कि अगर हम पिछले चुनाव की तुलना करें इस बार के चुनाव से, तो पिछले बार चुनाव में ये तय था कि ठीक है बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर लड़ रही है और उसके जो परिणाम आए वो भी बड़े अच्छे परिणाम थे, बिल्कुल क्लीन स्वीप जैसी बात थी, 41 सीट लेकर के आगे आ गए थे ये गठबंधन जो है। लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग मैंडेट आने की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि 41 सीट तो पिछली बार ले आई बीजेपी शिवसेना दोनों मिलकर के। तो इस बार अगर विपक्ष मजबूती से लड़ा, यहाँ पे अगर महाअघाड़ी गठबंधन की बात कर ले, अगर वो मजबूती से लड़ा तो उसके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और बीजेपी और शिवसेना के पास जो भी साख पिछली बार था उसको बचाने की चुनौती है। लेकिन यहाँ भी 2 बात आ जाती है कि शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। एक उद्धव ठाकरे की बात कर लें, एक नाथ शिंदे की बात कर लें, तो जो मतदाता है, जो खास तौर से परंपरागत मतदाता होते हैं, तो उनका झुकाव क्या अब भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ है या फिर उनका झुकाव एक नाथ शिंदे की तरफ बढ़ चुका है? अगर हम एनसीपी की बात करें तो एनसीपी में क्या जो परंपरागत वोटर्स हैं उनका झुकाव अजित पवार की तरफ है या फिर उनका झुकाव जो है शरद पवार की तरफ है? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 2 से 3% वोट स्विंग करता है, किसी के पक्ष में जाता है, तो परिणाम बहुत आश्चर्यजनक तरीके से बदल जाते हैं। और इस बार भी जो महाराष्ट्र में है वो यही होना है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो मुद्दे निकल करके आए यहाँ पे, अगर हम मराठा आरक्षण की बात करें
और मराठा आरक्षण को लेकर के एकनाथ शिंदे पहले से कह रहे हैं कि 10% हम देंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए 10% मराठा जो आरक्षण है उसमें प्रावधान करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे मराठा जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ ला पाने में फिलहाल सफल होते नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पहले अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो इनके साथ एकनाथ खड़से हुआ करते थे, जो गांव-गांव पहुंच करके बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने के लिए मशहूर थे। यानी एक तरीके से कह लें तो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए उनका मतदाता जो बेस है, जो वोटर बेस है, उसको बड़ा बनाने में एकनाथ खड़से की बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन पिछले दिनों वो नाराज होकर के चले गए, तो उनको मना करके वापस लाने की कोशिश एक बार फिर से एकनाथ शिंदे के माध्यम से की गई। और जो वहां पे विनोद तावड़े हैं, जो सारा वहां पे देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं, तो विनोद तावड़े ने बहुत मेहनत की है इस बार एकनाथ खड़से को साथ लाने में। अगर पंकजा मुंडे की बात कर लें तो वो ओबीसी का बड़ा चेहरा है, तो पंकजा मुंडे भी पिछले दिनों बीजेपी से नाराज हो रही थी, तो उसको भी मना करके, उसके पीछे का भी इतिहास है। उसके पीछे का इतिहास ये है कि जो पंकजा मुंडे है उनका साफ साफ कहना है कि जो फडणवीस जी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, वो नहीं चाहते कि उनके कद का कोई दूसरा नेता सामने आए, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे का एक बड़ा बेस है। उनके जाने के बाद जो उनकी पुत्री है पंकजा मुंडे, वो ओबीसी का बड़ा चेहरा बनकर के सामने आई थी, तो वो भी नाराज चल रही थी, तो उनको भी मना करके लाने की कोशिश जो है वो विनोद तावड़े कर रहे हैं। साफ साफ देख रहे हैं कि चुनौती हर पार्टी के लिए बराबर है, क्योंकि अगर हम 2019 का जिक्र करें, उसके पहले बीजेपी के साथ शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रही थी, और अगर इन्हीं 13 सीटों की हम बात करें खासतौर पर, तो ये 7 सीटें यहाँ पर ऐसी जो शिवसेना के खाते में थी 2019 के चुनाव में, और अभी 6 सीटें जो है बीजेपी के खाते में थी। अब क्योंकि जनता के मन में महाराष्ट्र की जिस तरीके से राजनीति है, एक कंफ्यूजन क्रिएट बहुत ज्यादा हो चुका है कि कौन सी पार्टी असली है और कौन सी पार्टी नकली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है हर एक इंडिविजुअल पार्टी, संगठन हम छोड़ दें, महागठबंधन हम छोड़ दें, जो इंडिविजुअल पार्टी की पहचान है, आपको लग रहा है कि हर एक सिंगल पार्टी जो है खतरे में यहाँ पर है? क्योंकि शिवसेना चाहे बात कर लें, एनसीपी चाहे बात कर लें, बीजेपी की चाहे बात कर लें, कोर हिंदुत्व की बात सब करते हैं, लेकिन कैसे सत्ता का लालच इन पार्टियों में महाराष्ट्र में दिखा, ये सबके सामने है। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी बात कि इस बार जो 2 शिवसेना की बात हो रही है, तो दोनों शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं वो 3 जगह पर आमने सामने सीधे सीधे, क्योंकि जो समझौता हुआ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच में, जो सीटों का बंटवारा हुआ, तो उसमें 3 सीट ऐसे हैं जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी, यानी दोनों शिवसेना आमने सामने। तो यहाँ पे क्या परिणाम आते हैं वो ये साबित करेगा कि जो परंपरागत वोटर्स हैं वो अब किसके साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ है या उद्धव ठाकरे के साथ है। तो इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो परंपरागत वोटर्स है वो हमारे साथ है, लेकिन शुरुआत से ही ये बात हमेशा आती रही, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तो गांधी परिवार के साथ जिसकी आसक्ति है या जिसका विश्वास उस पे है, तो वो केवल गांधी सरनेम को देख करके वो जुड़ा रहता है। चाहे, क्योंकि पिछले दिनों भी, पिछले कई दशकों में कई बार पार्टी टूटी है, लेकिन जो परंपरागत वोटर रहा है वो हमेशा गांधी परिवार के साथ रहा है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा? क्योंकि अगर हम एनसीपी की भी बात कर लें तो एनसीपी में तो दोनों ही पवार हैं। ये अलग बात है कि जो शरद पवार है उसकी जो वारिस है वो सुप्रिया सुले है, लेकिन इधर अजित पवार है और शरद पवार, दोनों के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। तो परंपरागत वोटर अब कंफ्यूज होगा कि हम किस पवार के साथ जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर हम मतदाताओं की बात करें, करीब 1 करोड़ मतदाता की बात कर लें, तो उसमें से करीब 36 लाख वो स्थानीय जो मराठी हैं वो हैं। लेकिन वहां पे एक बड़ा तबका है राजस्थान और गुजरात के लोगों का, वो करीब 13 लाख के आसपास ये मतदाता हैं जो राजस्थान और गुजरात से बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ 16 लाख मतदाता हैं जो उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। यानी उनको अगर मराठी ये सोच करके बैठे हैं कि हम स्थानीय हैं और हमारे, जाहिर सी बात है, बहुसंख्यक हैं और वहां पे उनका एक बड़ा जनाधार है, वोट बैंक है, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अगर जो उत्तर भारतीयों की बात कर लें या फिर हम उधर उसकी बात कर लें, राजस्थान और गुजरात के लोगों की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के वो लगभग 30 लाख के आसपास वोटर्स ये होते हैं। और अगर दक्षिण भारतीय की बात कर लें जो वहां पर हैं,
है प्रतिशत, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है महाराष्ट्र में भी। हाँ, दक्षिण भारत के भी लोग हैं, वो भी करीब 6 लाख मतदाता है वहां पे। तो कुल मिलाकर के जितने मराठी मतदाता है लगभग उतने ही प्रवासी जो मतदाता है वो भी हैं। तो स्थानीय मुद्दे तो हावी होंगे, साथ ही जो केंद्रीय मुद्दा है और जिनके चेहरे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो भी बहुत अहम साबित होने वाला है महाराष्ट्र के इस मतदान में। चुनाव साबित होने वाला है क्योंकि महाराष्ट्र की आखिरी 13 सीटें हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से कमल भी जुड़े हुए हैं। कमल, आपको क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर मिल रहा है, क्योंकि अब महाराष्ट्र का जो है आखिरी सीटों पर चुनाव है, ये फाइनल जो है चुनाव इलेक्शन महाराष्ट्र में, इसके अलावा ओडिशा के भी 5 सीटों पर चुनाव है। दोनों राज्यों में किस तरह की जानकारी, क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते आपको दिख रहे हैं? जहाँ तक सवाल महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में जैसा कि सुजी जी ने बताया कि तमाम तरह की जो वोटर है वो कंफ्यूज है कि कौन असली शिवसेना, कौन नकली शिवसेना, उसके बाद विपक्ष के अपने दावे हैं। महाराष्ट्र का तो एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन उड़ीसा का जो चुनाव है वो बाकी राज्यों के चुनाव से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। 5 सीटों पे आज चुनाव है और जिन 5 सीटों पे चुनाव है वो सीटें सभी पार्टियों के लिए अहम होने वाली हैं। 1 बजे तक तकरीबन 35.31% वोटिंग हो चुकी थी और धूप भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रही है, तो शायद इस दौर में कुछ कम हो, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वोटिंग परसेंटेज और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं उन 5 सीटों की जहां बीजेपी एक तरफ ये दावा कर रही है कि उड़ीसा में हम इस बार अच्छी मार्जिन से जीतने वाले हैं या अच्छी खासी सीटें लेके आने वाले हैं। बात सिर्फ लोकसभा की नहीं हो रही है यहाँ पे, अब बात विधानसभा की भी हो रही है। विधानसभा के लिए भी प्रधानमंत्री जब रैलियां कर रहे हैं तो वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। और इस दावे के पीछे कई सारी वजहें हैं, जैसे कि क्रमबद्ध तरीके से उड़ीसा में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। अगर हम 2009 से 2019 तक के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो कंटिन्यूअसली बीजेपी का जनाधार उड़ीसा में बढ़ता हुआ नजर आया है। जैसे कि 2014 में लोकसभा की इनके पास 0 सीटें थी, 2009 में माफ करिएगा, और 2014 में 1 सीट थी, जो कि 2019 में बढ़ के 8 सीटों तक पहुंच गई थी। और वोट शेयर की बात अगर हम करते हैं तो उड़ीसा में बीजेपी के पास 2014 में 21.3% वोट शेयर था, जो कि 2019 में 38.26 के आसपास पहुंच गया। यानी इस तरीके से चलता रहा तो बीजेपी का दावा सही भी हो सकता है। वहीं बीजू जनता दल के लिए ये चुनौती हो जाती है कि वो अपनी साख बचाए और अपने किले को बचाए। तो आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि उड़ीसा का चुनाव कई सारे रिकॉर्ड को बनाने वाला है। अगर बीजेपी के दावों में सच्चाई होती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है वहां पे और लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस देके जाती है, तो विधानसभा के लिहाज से उड़ीसा में बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाएगी कि वो पहली बार वहां पे सत्ता में आएगी। और विधानसभा में भी लोकसभा में भी 8 से ज्यादा सीटें अगर लेके वो आती है तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा बीजेपी के लिए। यानी कि उड़ीसा में जो है बीजेपी परचम लहराती साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। प्रणीत, अगर मैं मुंबई की सीट की खासतौर पर बात कर लूं, मुंबई की 6 सीटों पर आज जो है चुनाव हो रहा है और ये 6 सीटें वो सीटें हैं जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, जिससे कि जो है मुस्लिम जो वोट है कहीं ना कहीं नाराज है, खफा है यूबीटी शिवसेना से, क्योंकि अब कंफ्यूजन वाली स्थिति महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही। तो इन 6 सीटों की अगर हम बात करें मुंबई की, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या असली और नकली की लड़ाई वहां पर चल रही है, क्या लोगों का यहाँ पर जनाधार किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हाल ही में जो है मुस्लिम धर्मार्थ संगठनों ने भी साफ तौर पर ये ऐलान किया कि वो शिवसेना यूबीटी को वोट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट है, जो शिवसेना का दूसरा गुट यूं कह लो कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट है उनको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसको लेकर ये नाराजगी है। इसमें दूसरा एक फैक्टर ऐसा सामने आ रहा है कि जो राज ठाकरे हैं, जिन्होंने बिना शर्त अब बीजेपी के साथ जाने का जो है ऐलान कर दिया है, उनको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो महायुति है उनको उसपे भी नाराजगी दिख रही है, क्योंकि राज ठाकरे ने कुछ समय पहले जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है उसमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही थी। और अब उस समय राज ठाकरे का विरोध किया गया था मुस्लिम समुदाय की ओर से, और अब राज ठाकरे जो है महायुति के साथ जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप जो है, महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, मुस्लिम समुदाय को लेकर दोनों तरफ से नाराजगी दोनों गुट पे देखी जा रही है।
चलिए, नाराजगी जो है दोनों तरफ से देखी जा रही है, हालांकि बहुत ही मिक्स समीकरण यहाँ पे सुरजीत जी, क्योंकि अब महाराष्ट्र का अगर हम जिक्र कर लें, क्योंकि 13 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है और अब ये जो चुनावी संग्राम है महाराष्ट्र में अब खत्म हो जाएगा। और अगर हम पूरे देश की हम बात कर लें तो जिस 400 पार के नारे के साथ बीजेपी दम भरती दिखाई पड़ रही है, अब ये 5वें चरण का चुनाव है। अब तक के जो चरण के चुनाव गए, किस तरीके से लोगों में उदासीनता दिखाई पड़ी, हालांकि चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट 14 दिन के बाद आई, उसमें जरूर कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया मतदाताओं में, मत प्रतिशत में, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो 400 पार का नारा था, क्या दम भरता हुआ ये जो हामी भर रही बीजेपी की बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, आपको लग रहा है कि कहीं पार ये हो गया 400 पार? देखिए, 400 पार जो दावा है बीजेपी का, मैं इसको इस तरीके से मान के चलता हूं कि शायद बीजेपी ने ये नारा ही इसलिए दिया था कि विपक्ष उसी 400 पार में उलझ के रह जाए। और जिस तरीके से इन्होंने आगे कदम बढ़ाया बीजेपी ने, उसको ये पता है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे बिहार की बात कर लें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, इवन अगर हम महाराष्ट्र की भी बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो इन सभी जगहों पर जितना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी कर सकती थी वो पिछले लोकसभा चुनाव में कर चुकी है। तो बीजेपी को भी ये पता है कि हो सकता है कि अगर इस बार इंडी गठबंधन ने थोड़ी सी जोर आजमाइश कर ली तो इन सभी जगहों पर जहां पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वहां पर इन्हें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। तो पीछे हटना पड़ेगा तो इसकी खानापूर्ति कहां से होगी? तो इसकी खानापूर्ति करने के लिए उन्होंने उड़ीसा का रुख किया है, उन्होंने तेलंगाना का रुख किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश का रुख किया, उन्होंने तमिलनाडु का रुख किया, उन्होंने केरला का रुख किया, उन्होंने कर्नाटका का रुख किया। हालांकि पिछली बार कर्नाटका में भी उन्हें अच्छी सीट मिली थी। लेकिन इस बार अगर हम ओडिशा की बात कर लें, अगर संदर्भ ओडिशा का है तो ओडिशा की बात कर लें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जाति के मुख्यमंत्री हैं, अगर पटनायक जी की बात कर ले, ये करण जाति के होते हैं, इनके अगर सरनेम की बात कर ले तो मोहंती और पटनायक दोनों एक ही करण जाति के ही हैं। तो इनका अगर हम जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी देख लें तो ये 2% की हिस्सेदारी है। और इस 2% की हिस्सेदारी होने के बावजूद पिछले 45 साल से ये सत्ता के केंद्र में है, सत्ता पे काबिज है। अब बात आती है कि उड़ीसा में किस तरीके से मोदी जी हैं वो किस तरीके से तख्ता पलट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा कार्ड खेला। अच्छा कार्ड ये खेला कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, हालांकि उन्होंने तो ये यहाँ तक ऐलान कर दिया कि 10 तारीख को आप लोग हमारे शपथ ग्रहण समारोह में आइए, 10 तारीख को यहाँ पर एक जनजातीय मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। यानी कि उन्होंने आदिवासियों का एक कार्ड खेल दिया है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आदिवासी की अगर प्रतिशत की बात कर ले, जनसंख्या में हिस्सेदारी की बात कर ले, तो वो 22% से ज्यादा है। ओबीसी की बात करें तो वहां लगभग 50% है। इसके बावजूद केवल अगड़ी जाति के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे हम करण जाति की बात कर लें, तो वो सत्ता के केंद्र में रहे हैं। और केवल करण की बात कर लें तो करीब वो 45 साल से वहां पे सत्ता केंद्र में रहे। तो बीजेपी यही चाहती है कि कम से कम आदिवासियों को जागरूक किया जाए, पिछड़ी जातियों को जागरूक करके सामने लाया जाए, ताकि वो एक तरीके से पटनायक के खिलाफ, जो नवीन पटनायक की सत्ता है उसके खिलाफ वो वोट करें। अगर खिलाफ वोट करते हैं तो वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में वोट जाता हुआ दिखता है, क्योंकि कांग्रेस अभी वहां पर बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ चुकी है। अब उसको अपने अस्तित्व बचाने की चुनौती है उसके पास, क्योंकि पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 सीट उसे प्राप्त हुआ था वहां पे। तो इस बार बीजेपी ने जो पत्ता खेला है वो पत्ता लोकसभा चुनाव के लिए भी है और जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी है। तो बीजेपी को लगता है कि ऐसे प्रदेशों से जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, वहां से अगर कुछ सीटें आ जाती है, अगर तेलंगाना से उनके पास सीट आ जाती है, आंध्र प्रदेश से आ जाती है, तमिलनाडु से आ जाती है, तो ऐसे, और खास करके पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पश्चिम बंगाल से सीटें आ जाती है, उनके आशा से बेहतर और परिणाम आ जाते हैं। 30 सीट की बात हो रही है वहां पे कि 30 सीट लेकर के आएंगे। तो अगर ये पत्ता बैठ गया बीजेपी का, तो ये 350 क्रॉस करके अगर 400 की बात कर रहे हैं तो एनडीए का 400 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये बहुत एक ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है जिसके बारे में शायद उनके भी जो दिग्गज नेता है वो पूरी तरीके से इसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, लेकिन लक्ष्य तो है। और भले इंडिया गठबंधन
को तमाम तरह की बातें झेलनी पड़ रही हो, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात करी, हालांकि अब वो कह रही है कि मैं समर्थन करूंगी, तमाम जो छीटाकशी इंडिया गठबंधन को लेकर हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कांटे की टक्कर आप मान रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है। मैं कांटे की टक्कर तो नहीं मानता, मैं कांटे की टक्कर नहीं है। देखिए, कांटे की टक्कर वहां पे है कि जो इंडी गठबंधन है वो ये चाह रहा है कि 400 तक आंकड़ा नहीं पहुंचने दें, यानी ये मान के बैठे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी मान के बैठे हैं, उनके दिल की बात मान लीजिए, तो वो भी मान के ही बैठेंगे हैं कि आएगा तो मोदी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इस चीज में समर्थ हो जाते हैं, इस चीज में कामयाब हो जाते हैं कि पिछली बार जितनी एनडीए की सीटें आई है उससे कम आ जाए, भले सरकार बना ले लेकिन उससे कम सीटों को लेकर के वो सरकार बनाए, तो ये इंडी गठबंधन की जीत मानी जाएगी। और भले वो दावा कर रहे हैं जो तमाम, चाहे अखिलेश यादव दावा कर रहे हो, राजीव गांधी दावा कर रहे हो, राहुल गांधी दावा कर रहे हो, मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हो, चाहे वो ममता बनर्जी दावा कर रहे हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे, चाहे वो किसी और भी जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो तमाम दावे कर रहे हो, लेकिन हवा अभी लगभग एनडीए के पक्ष में ही है। तमाम जो चाहे राजनीतिक पार्टियां जितना दावा कर रही हो और एड़ी चोटी का जोर लगा रही हो, लेकिन जो हवा बन रही है वो साफ तौर पर यह है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आएगा तो मोदी। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि 4 जून को ये जो मतदान हो रहे हैं चरण दर चरण, क्या इसका असर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, प्रणीत बहुत शुक्रिया, कमल बहुत शुक्रिया, सुरजीत जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।